कामरान भाई, इस टाइम पे पाकिस्तान जो है फिर से एक बार दहशतगर्दी की जद में है। आज के पॉडकास्ट में हम समझते हैं कि ये क्या माइंडसेट होता है, कैसे ब्रेन वॉशिंग की जाती है, कैसे एक सुसाइड अटैकर तैयार किया जाता है। और माजी के जो वाकयात हैं वो भी सामने रखते हैं। हमने एक नाम सुना हुआ है, हसन बिन सबा, उनकी जन्नत और उनके फिदाइन। जी। अगर आज के लोग जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, जो नहीं जानते ये मामला, उनको डिटेल में बताएं, आसान लफ्जों में बताएं कि वो जन्नत क्या थी जमीन के ऊपर और फिदाइन कौन थे, वो क्या कुछ करते थे जिससे पूरी दुनिया कांपती थी उस टाइम पे। जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अली भाई, अच्छा मौजू है। और मेरा ख्याल है इसको माजी से अगर लेके चलें, ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई, माइंडसेट क्या है, फिर हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे और हाल देखेंगे। अली भाई, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो इसकी तारीख है, उसमें उसको तारीख में जो नाम लेते हैं उसको, वो फिदाइन का नाम लिया था। फिदाई, आपने सुना, फिदाई हमला, सुसाइड हमला, तो फिदाइन कहलाते थे ये लोग। और ये वो दौर था जब मुसलमानों का, यानी फातमीद खिलाफत जो थी उसका, अब्बासी खलीफा जो थे, ये मामला खिलाफत की तरह चल रहे थे। वो कंट्रोवर्शियल है, उससे थोड़ा टच नहीं करते क्योंकि हमारा मौजू जो है वो हम रहते हैं फिदाइन है तारीख की तरफ से। तो एक शख्स हसन बिन सबा गुजरा, और उसने अ, एक किला बनाया, उसका नाम था अलमूती और अलमौत। और उसको ईगल्स नेस्ट भी कहा जाता है। वो एक पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे जाके उन्होंने किले को तामीर किया। और उस किले को तामीर करने के बाद उन्होंने अपने एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने लोगों को भर्ती करना शुरू किया। और वो लोग थे जिनको उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू की, हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट की। यानी किस तरह क्लोज कॉम्बैट में किस तरह लड़ा जाता, बाकायदा ट्रेनिंग होती थी वहां पे। लेकिन वो सिर्फ किला नहीं था, यानी कोई तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाया था। ये जो इसके शवाहिद ज़्यादातर मिलते हैं वो तारीख़ इस्माइलिया से हमें मिलते हैं, यानी इस्माइली तारीख़ से, क्योंकि वो बानी हैं इस मज़हब, इस्माइली मज़हब के जो बानी हैं वो इस हसन बिन समा है। और ये कोई इसमें दो राय या कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा कि मैंने एक बात कर दी है ना, जैसे इस पे देखें तो मौरख तीन तरह के होते हैं दुनिया में। एक मौरख होता है जो इंडिपेंडेंट मौरख होता है, यानी ये जो यूरोपियन मौरखीन है। एक तारीख वो होती है जो इंसान, यानी ये जो जो ये ग्रुप होता है उसकी अपनी तारीख होती है। और एक मुखालिफिन की होती है। तो ये तीन तवारीख जब आप किसी चीज़ का मुताला करते हैं, तो इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। अभी लड़ाई शुरू होगी, ओ ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तीनों तारीख, तीनों मौरखीन ने इसको इस तरह लिखा है, इसमें कहीं इख्तलाफ नहीं है। तो जब आप तीनों तारीख को पढ़ते हैं, तीनों एंगल से आप जब देखते हैं, देन यू विल कम टू दिस कंक्लूजन। ये डिस्क्लेमर ज़रूरी है। तो यहाँ ये इख्तलाफी मसला नहीं है। इसको इस्माइली खुद भी तस्लीम करते हैं हसन बिन सबा को एज अ बानी ऑफ इस्माइलीज। और उस वक्त उनका काम ये होता था फिदाइन का, उन्होंने जब ये बनाया उस किले को, तो उन्होंने उसके साथ एक बहुत खूबसूरत औरतों को वहां पे रखा। और एक जो चीज उन्होंने उसको बनाई, उसको कहा कि जन्नत से तशबीह दी उसको, तो बनाउजुबिल्लाह, हसन बिन सबा की जन्नत। उस जन्नत में उसको मिमिक किया जो उनको चीज़ें मिलती हैं कुरान और हदीस से, नहरें और खूब बागात और फल और फ्रूट और फलाना डिमकाना, वो सारी चीज़ें जो मुमकिन तौर पे कर सकते थे उसने उसको बनाया, बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ बनाई। और वहाँ वो खूबसूरत लड़कियां जिसको वो हूरों की तशबीह देते थे उनको रखा गया। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो उनके फिदायीन थे, जो उनके सोल्जर्स थे, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, उसको वो नशा करवाते थे। और वो नशा कराते थे उस वक्त हशीश का। यानी ये आज वाली हशीश नहीं है, ये थोड़ी एक मुख्तलिफ शक्ल है जिसको आप हैश कहते हैं। ये चरस ये नहीं है, दिस नॉट व्हाट इट इज। आई मीन लोग गलती करते हैं इसमें। हशीश एक अलग नस्ल की, अलग किस्म की चीज थी, कोई बूटे को दे मिक्स कपल ऑफ थिंग्स उसमें, तो पता नहीं उसकी कोई शवाहिद नहीं मिलते कि क्या क्या चीज़ें की आमेजिश थी उसमें, बहरहाल। लेकिन वो हशीश उस जमाने में, तो हशीशैन उनको उस वक्त जो नाम दिया गया, वो हशीश उनको चरस पिलाते थे। ये चरस कह लें हम इसलिए कि वो इससे बात समझ में आएगी, हशीश पिलाकर उनको उस बाग में जाने दिया जाता था। और वो उस बाग में नज़ारे देखते थे और उसको कहा जाता था कि भाई देखो, ये है जन्नत और तुम्हें इसमें मुस्तकिल रहना है। तो बोला हाँ, मुस्तकिल रहना है। बोला, मुस्तकिल रहना है तो देखो, ये ज़िंदगी जो तुम अभी गुजारोगे वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, तकालीफ है इसमें।
तो अगर तुम्हें मुस्तकिल इसमें रहना है तो तुम उसके लिए एक काम करो कि हम तुम्हें एक टास्क देते हैं और तुम्हें जाके वो कत्लेआम करना है, यानी सुसाइड बॉम्बिंग करनी है। वो बेसिकली सुसाइड बॉम्बिंग इसलिए कह रहा हूँ, बम नहीं लगाते थे वो कत्ल करते थे जाके किसी बाजार में, किसी जगह पे, किसी बड़े मुसलमान लीडरों का, उसमें वज़रा उमरा और बड़े बड़े खास टारगेट उनके पास होते थे। दे वर असैसिन्स बेसिकली, यानी किराए के कातिल कह लीजिए। दे डू इट फॉर मनी, दे डू इट फॉर पावर, दे डू इट फॉर यू नो many different angles of it, but they were basically guns for rent. और जो अंग्रेजी का लफ्ज है द असैसिन, वो इसी लफ्ज, क्योंकि उनको हशीशैन कहा था, ये हशीशैन से इसकी बिगड़ती हुई शक्ल जो थी वो अब असैसिन किस तरह सामने आई आपके। बट दिस इज एग्जैक्टली द वर्ड असैसिन कम फ्रॉम हशीशैन। हशीशैन हसन बिन सबा के फिदाइन। और उनको वो दिखाने के बाद उनको कहता था कि भाई आप इनका कत्ल कर दो। वो बेसिकली सुसाइड बॉम्बिंग कैसे थी, वो सुसाइड कैसे था, मिशन सुसाइड ही होते थे वो, क्योंकि वो एक एक आदमी को बेचते थे। पूरी होमवर्क करने के बाद, रखी करने के बाद एक काम था, वो बादशाह को एक खास खंजर होता था उनके पास, जो जहर में बुझा हुआ होता था। और वही बहुत ही, यानी उस वक्त की कोई बहुत ही जदीद चीज थी वो, जिसको खंजर को वो ब्लैक पॉइजन कहते हैं उसको, उसमें डुबो के रखते थे। तो वो जो जो मेटल था, डेमास्कस स्टील लेयर्स होती हैं उसकी, वो उसको जज्ब कर लेते अपने अंदर। तो फिर वो जब उस खंजर से वार करते तो बचने का कोई इम्कान नहीं उसका, पता नहीं होता था उसका। और उसके बाद उसको लोग मार देते थे। जाहिर बात है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो एक बड़े आदमी का इस तरह कत्ल करे बाजार में उसको। तो वो कहते थे कि इस जब तुम मरने के बाद तुम इस जन्नत में आ जाओगे, या रिजेम्बलेंस, यानी ये कि इस मॉडल की जन्नत तुम्हारे पास होगी। सो वो उनकी मोटिवेशन होती थी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता गया। उन्होंने एक दहशत का बाजार गर्म रखा हुआ था, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं होता अली भाई। आई मीन, आप एक कन्वेंशनल आर्मी से लड़ रहे हैं तो देयर इज मेनी वेज ऑफ डिफाइंग इट। और यही वजह है कि जब हम आज की शक्ल अगर देखते हैं फिदाइन की या सुसाइड बॉम्बर्स की, तो वो सेम थिंग इज वेरी हार्ड टू डील विद। इसको फिर खत्म करने वाला चंगेज खान था। चंगेज खान ने फिर इसका मुहासरा किया और इसको तोड़ दिया और इसको बड़ी बेदर्दी से इनको कत्ल किया। वहां पर इनको इसने पूरा दीवार ही गिरा दी थी। एक तो उसको कंकर करना इसलिए मुश्किल था एक जमाने में, कोई फौज उसको पहुंचना इसलिए मुश्किल था, रास्ता बड़ा इसका खतरनाक था। आज भी ये किला मौजूद है, द ईगल्स नेस्ट आज भी, अलकिला अल मौत आज भी मौजूद है। तो मतलब उस हालत में नहीं, बहरहाल टूटा फूटा जो उसके आसार हैं वो मौजूद हैं आज भी। जो लोग तारीख से शौक रखते हैं वो देखते हैं जाके इसको। उसको पहुंचना इसलिए ऊपर तक बहुत मुश्किल काम होता था कि ये वहां पे क्या करते थे कि बड़े बड़े जो थे वो पत्थर ले जाके उसकी चोटी पर जहां पे ये मौजूद था, वहां ये जाके रख देते थे। और जब कोई ऐसी कोई लश्कर या कोई ऐसी चीज होती तो उसके ऊपर वो फेंकना शुरू करते, जलता हुआ तेल, यानी गर्म तेल, और ये पत्थर लुढ़काना शुरू कर देते हैं वहां से। तो जाहिर बात है, आई मीन, आप 5 आदमी कैन फाइट 5000 वॉरियर्स, क्योंकि वो एक बहुत नैरो पैसेज था, न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। सो उस जमाने के हिसाब से बड़ी जदीद चीज थी ये। इस पे एक सीरीज बनी है, अरबी में है। मेरा ख्याल है कहीं सब टाइटल अगर किसी को मिल जाए, पता नहीं, नेटफ्लिक्स पे शायद होगी। हशीशैन, हशीशैन इसी नाम से ही है, वो हशीशैन के ही नाम से, वो आपको मिल जाएगी। और आपने वो असैसिन्स क्रीड, आजकल वीडियो गेम देखेंगे, वो असैसिन्स क्रीड एग्जैक्टली शो द सेम एरा ऑफ असैसिन्स क्रीड के असैसिन किस तरह वो एक हुडी पहनते थे। और अगर आप देखें तो मेरे पास भी, आप मैं कभी कभी कंतूरा पहना होगा, तो कभी एक वो एक हुडी वाला कंतूरा होता है खास, वो अभी मोरक्को और अल्जीरिया में आज भी पहना जाता है। वो वहाँ के जो शयूख हैं वो पहनते हैं वो। तो वो हुडी वाला कंटूर है, वो उसका खास होता था कि वो हुडेड होता था, और उसका हुड थोड़ा एक पॉइंटी होता है, खास बात ही होती है। और उसके आगे जो है वो, यानी नॉर्मल हुडी नहीं होती जैसे आप अगर टी शर्ट में हुडी होती है, ये भी मैं हुडी पहना हूँ। सो ये हुडी जो है अगर मैंने पहन ली, सो ये नॉर्मल हुडी है, फ्रंट पे आएगी। उसका ये होता है कि ये पॉइंटी होती थी और बहुत ज्यादा आगे तक होती थी, यानी चेहरे के साइड छुपा लेती, इतना आगे तक आती है, सिर्फ आपको सामने नजर आता है उसमें। तो वो आज भी मौजूद है। मैं आई गट क्वाइट अ फ्यू दोस्त मेरे पास हैं, वो पहनता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई ऐसे हूँ, मे बी आई एम। ये तारीख मुख्तसरन असैसिन्स की या सुसाइड बॉम्बिंग की है। कामरान भी, इसके अंदर एक काउंटर स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हसन बिन सबा, जैसे कि आपने कहा कि वो बानी थे, जब रिसर्च में जाएं या डिफरेंट जगहों पर जो मेंशन किया गया है, जो इस्माइली उनको कहते हैं, वो कायद के तौर पे कहते हैं, क्योंकि इस्माइली फिरका जो है उनसे बहुत पहले वो मार्ज वजूद में आ चुका था। अली भाई, कोई जो कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है। उससे पहले स्माइली फिरका नहीं आया था।
अगर आप इस्माइली बात करना चाहते हैं एनी गिवन डे, कोई भी इस्माइली आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं उसको आज आपके तवज्जुह से मुझसे इस मौजू पे बात कर ले। किताबें वो भी रखी, किताबें भी रखता हूं, मैं किताबें अपनी नहीं लाऊंगा, मैं उनकी किताबों से बात करूंगा। और मैं किताबें ले मेरे पास मौजूद है, ये मेरा मुताला है अली भाई, ये मेरा सब्जेक्ट है। ये शीश इमामी है। पहली बात तो ये शीश इमामी कहलाते हैं, तो छठे इमाम से मामला इनका जो है वो डाइवर्जन शुरू होता है। सो अगर कोई ये कहता है कि इनका इनका ये तो तारीख बहुत कदीम है, तो इनकी डाइवर्जन तो थी वो छठे इमाम से शुरू हुई थी। पहली बात तो यहीं इनके विकेट उड़ जाती है। दूसरी बात, जब छठे इमाम से शुरू हुई थी तो उसके बाद डिवीजन एक भाई के ऊपर था कि वो दूसरा, एक ऐसे ऐसे तवील बहस अली भाई, अगर इसमें पढ़ना चाहें तो आप, यू नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर मी। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं पैगाम पहुंचाता हूं, अगर कोई भी इस्माइली दुनिया के किसी हिस्से से ताल्लुक रखता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी जबान में का बात करना चाहे, उर्दू में बात करना चाहे, अरबी में बात करना चाहे, मैं चैलेंज देता हूं, मुझे इस मौजू पे बात कर ले। इनके शुरुआत की हमारे पास मेरी रिसर्च रही है इस पे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर दुनिया में तारीख में मैंने सबकी तारीख पढ़ी है, अलेक्जेंडर की भी पढ़ी है, इसकी पढ़ी है, उसकी पढ़ी है, चिंगेज खान की पढ़ी है, तो इसे क्रॉस करती है। तो दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर आप कहें तो मैंने इस मौजू पे सबसे ज्यादा मेहनत की है, यानी जिंदगी के सबसे तवील अगर मैंने कोई रिसर्च की है तो वो इस मौजू पे, सालों साल मौजू पे। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि इस मौजू में मेरी क्या रिसर्च, क्योंकि मैं पहले इनसे भाई से कर चुका हूं। मेरी तकरीबन 250 डिबेट्स हैं इनके साथ रजिस्टर्ड, अभी मिलती नहीं है, कहीं मिल जाती हैं, किसी ने लगाई है, जाके सुन लीजिएगा। इस्माइलिया के साथ मेरी 250 डिबेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें से एक कोई भी ऐसा नहीं था जो उसमें से टिका, और सब गालियां देके भागे थे आखिर में। तो अभी भी चैलेंज देता हूं मैं आपके तवज्जो से, जब आना चाहें, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या, और बिल मुशफ़ा करना चाहें दुनिया के किसी जगह पर भी, मैं अपने खर्चे पे आता हूं और आपके साथ बैठ के उस बात पे मैं जब चाहे डिबेट करना, मनाजिर में हूं नहीं लेकिन डिबेट कर लें कि तारीख क्या थी इनकी और हाल क्या है। आज भी इस्माइलिया, जो करंट दौर के इस्माइली हैं, उनके जमात खाने के अंदर एक मजलिस होती है, उसको कहते हैं फिदाई की मजलिस। अब वो असैसन नहीं है, लेकिन उन्होंने उस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है, फिदाईन यानी फिदाई की मजलिस। उसमें आज भी फिदाई होते हैं, आज की तारीख में भी वो स्पेशल हर कोई नहीं आ सकता, उसके लिए मेंबरशिप होती है, और वो फिदाइन की मजलिस होती है। इसमें बिल्कुल मैं इनके लोगों के साथ रहा हुआ हूं, एटलांटा शहर में मैं इनके साथ रहा हूं, आई नो देम वेरी वेल। आई मीन मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है इस बात को जानने के बाद कि इनकी तारीख और इनका हाल क्या है। इस पे मैं चैलेंज देता हूं एनी डे। अगर किसी जनरल को या किसी हुक्मरान के पास फिदाइन भेज के उसका कत्ल करवाया जाता था, तो पीछे मोटिव क्या था? क्या उसकी सल्तनत जो है उसको कंट्रोल करना, या वो जुल्म करता था इस्माइलियों पर, या हसन बिन सबा का जो किला था उसको तबाह करना चाहता था? नहीं अली भाई, इसकी एक सद वजूहत है, देवर असैसिन फॉर हायर। बेसिकली वो लोग असैसिन फॉर हायर थे। एक तो ये खौफ का तसल्लुत अपने ऊपर, खौफ फैलाने के लिए, तसल्लुत फैलाने के लिए खौफ का। ये पैसों का मुतालबा भी करते थे, देवर गेटिंग ग्रांट्स एंड मनी। ये पैसे भी मांग लेते थे कि तुम्हारी जान को खतरा है, अगर अपने प्रोटेक्शन मनी, बेसिकली उस जमाने में एक्सटोर्शन सबसे नंबर वन सोर्स ऑफ इनकम की एक्सटोर्शन थी। ये लोग पैसे लेते थे बाकायदा उनसे, जैसे कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वे प्रोटेक्ट यू, वी नॉट गोना अटैक यू, गिव अस द मनी। एक चीज ये थी इनकी। दूसरा ये था कि ये दूसरी ताकतों से पैसा लेते थे, यानी इन्होंने मुसलमानों और क्रिश्चियन दोनों के साथ किया है, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन से पैसे लेके, उस वक्त जो मसला था को ईसाइयों के साथ चल रहा था, तो इन्हें ईसाइयों से पैसे लेके वो भी किया काम। यानी वहां भी ये तारीख इस्माइली में बात एज इज लिखी हुई है ये, और मैं किताब लेके बैठ जाता हूँ एनी गिवन डे जब भी बैठना है। तो ईसाइयों से पैसे लेके मुसलमानों को करते थे, लेकिन उसके अलावा कत्ल एक और भी वजह थी उसकी। ये बाज दफा सिर्फ ईसाइयों से भी जजिया, अगर उनसे पैसे एक्सटोर्ट करने, उनके लोग भी मार देते थे। आई मीन देवर इक्वल अपॉर्चुनिटी इंप्लॉयर्स, बेसिकली देवर गन्स फॉर हायर। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक खास मखसूस कोई एक मकसद हो, मकसद इनका सिर्फ पैसा था, इट वॉज ओनली फॉर मनी। कोई और मकसद नहीं था, ना इनको हुकूमत चाहिए थी, ना ये सल्तनत के किसी के हामी थे, ना किसी हुकूमत से इनका कोई कोई पैक्ट था। देवर ओनली गन्स फॉर हायर, बेसिकली इनका मोटिव एग्जैक्टली यही था, नथिंग एल्स, नो मोर टू इट। हसन बिन सबा के बाद जब चंगेज खान ने तबाह कर दिया वो किला, तो उसके बाद भी जो एक फिदाइन या फिदाई को तैयार किया जाता है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रोसेस क्या है? अली भाई, इनको तो पूरा हर एक, इनके तो सारे लोगों को उसने कत्ल कर दिया था, बेदर्दी से मारा था इसको, तो बहुत ही बुरी तरह उसने कत्ल किया था वहां पर जाके। तो इनको तो उसने बर्बाद कर दिया वहां सारा। उसके बाद वो मामला खत्म हो गया, सब ने चैन का सांस लिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, करामा करामा इसमें इसमें भी फर्क हैं डिफरेंट। यानी इस्माइलिया अगर आप उसको कहें कि ये जो आज की शक्ल आप देखती है ये थोड़ी डिफरेंट है। प्रिंस करीम आगा खान वाला मामला और ये जो इस्माइली पाकिस्तान इंडिया में होते हैं, थोड़ी डिफरेंट शक्ल है उसकी। और लेकिन
कीप इन माइंड कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ताजिकिस्तान में भी काफ़ी जगह पर मौजूद है ये, उज्बेकिस्तान में भी इनकी पॉपुलेशन है, ईरान में भी हैं। उसके अलावा सीरिया के अंदर एक दस्ता जो जिसका अलायंस था बशार अल असद के साथ, एक जमाने में एक इन्होंने एक और काम किया था, इनका एक और काम यह था, इन्होंने ये हुज्जाज को भी लूटते थे, यानी एक टाइम पे ये हुज्जाज को, काफिलों को लूट लिया करते थे, जो हाजियों का काफिला होता है उसको लूटते थे। और इनकी तारीख में एक और चीज बहुत शामिल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खाने काबा से इन्होंने चोरी किया हजर अस्वद को। चोरी क्या मतलब, वहां पे हमला किया और वहां पर खाने काबा के अंदर इन्होंने, यानी उस पूरे जगह पर घोड़े बांधे अपने, वहां पर घोड़ों को बांधा और इन्होंने उधर से चोरी कर लिया हजर अस्वद को। और हजर अस्वद को चोरी करके इन्होंने लगाया, फिर उन्होंने अपना एक खुद काबा बनाया कि अब हज यहाँ पे होगा, उन्होंने उसको उसको वहां पर लगा दिया। अब खाने काबा से जब हजरत अस्वद निकाल रहे थे तो उसको उसको निकालना बहुत मुश्किल था, उसकी जो बुनियाद, जो उसका जो सेटल था जिस चीज पे, वो बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कुल्हाड़ियों के वार किए, उससे जो था वो हजरत अस्वद के टुकड़े हो गए थे। तो बेसिकली इट टॉर्न इनटू पीसेस। और मुझे एग्जैक्टली exactly, अगर इसमें भी दो राय हैं, कहीं किसी मौरख ने इसको 12 साल लिखा है, कहीं ने इसको 7 साल लिखा है। सो इट्स इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी कि कितने साल तक खाना काबा में हजर अस्वद मौजूद नहीं था। और जब मुसलमान हुक्मरानों ने इनसे तलब किया कि भाई हम तुमसे खरीद लेते हैं, लेट्स बाय इट, दे रिफ्यूज टू सेल इट। इवन खरीदने बेचने से ही माना गया था कि विल बाय इट बैक फ्रॉम यू मैन। बट इट वाज, आई थिंक द टोटल ऑफ कुछ भी 12 साल या 11 साल, कुछ ऐसी मुद्दत है कि वहां पर जो था वो मौजूद नहीं था। और इसकी बहुत सारी शक्लें आपको मिलेंगी, नो बडी नो द एग्जैक्ट नंबर कि वो कितने साल तक वहां पर नहीं था। और तो ये हुजाज को भी कत्ल करते थे, उनको भी उनको लूट लेते थे। बेसिकली दे वर रॉबर्स, कज़ाक जिसको कहते हैं अरबी जबान में। तो ये कज़ाक थे और उनको लूटते थे, उनको कत्लेआम करके। और देन दे अटैक, फाइनली दे अटैक काबा, और इन्होंने वहां पर भी कत्लेआम किया। और वो ऐसा कत्लेआम था कि वो पूरी जमीन जो थी वो खून से रंग गई थी। और उसके बाद उन्होंने उसको चोरी कर लिया था। सो कीप दैट इन माइंड कि अगर आप इनकी पूरी तारीख जब भी देखेंगे तो। और इसमें एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूं कि मेरी जिन इस्माइलियों से, जो कि लर्नड इस्माइलीज हैं, इनकी मिशनरी के कुछ लोग हैं जिनसे मेरी डिबेट हुई है, तो वो इस बात को डिनाई नहीं करते। अगर मुझे धमकियां देते थे, बोलते जानते नहीं हो हमारी तारीख फिदाई वाली, जानते नहीं हो हमारी तारीख फिदाइन वाली, तुम बात कैसे कर रहे हो, धमकियां धमकियां देते थे मुझे। और सो यू नो, मेरे ऊपर आज फ्रांस में बैन है, मैं फ्रांस के एयर स्पेस में भी नहीं जा सकता हूँ। मुझ पर इन्होंने एक फ्रेंच इंटेलिजेंस को खत लिखा था, क्योंकि प्रिंस आगा खान की जो रिहाइश है वो फ्रांस में थी। तो मुझ पर इन्होंने एक और कदगन लगाई थी, एक ताना दी, यानी एक झूठ मुकदमा कायम करने की कोशिश की कि मैं कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ इमाम को। तो मुझ पर आज की तारीख में भी मुझे फ्रांस ने बैन कर दिया था। ऑल्दो मेरी, दे डिडंट नो कि मेरा ताल्लुक उस वक्त एफबीआई के साथ है, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ उनको बताई थी। लेकिन ये कि फ्रेंच जो इंटेलिजेंस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद यूएस गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि वी डोंट वांट दिस पर्सन टू इवन एंटर आवर एयर स्पेस, यानी अलाउड फ्रांस की। जाहिर बात है, अगर मैं वो ना होता जो मैं था, तो मुझे जेल में डाल दिया था उस वक्त। अगर मैं नॉर्मल सिटीजन होता तो उस वक्त मुझे इन्होंने इतनी सही फड्डच किया था कि मुझे जेल में डाल देते। और उनके भाई जो थे आगा खान के, वो उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट को, उनका वहाँ बड़ा असर रसूख है कैनेडियन गवर्नमेंट का, तो कैनेडियन गवर्नमेंट से भी इन्होंने कोशिश की थी। खैर वो तो चूंकि मेरा ताल्लुक खुद सरकार के साथ था उस वक्त, तो कोई ऐसा मामला ना हो सका, वरना इन्होंने मुझे अरेस्ट कराने की पूरी 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 कोशिश कर दी थी कि मैं किस तरह से अरेस्ट नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने मुझे पाबंदी लगाई कि ठीक है, हमारी मुल्क की और फजाई हदूद में आपका दाखिला मना, जो आज तक एप्लीकेबल है। और ये तमाम मामला इसलिए हुए थे कि आप इस्माइली फिरके के ऊपर तनकीद करते हैं? अली भाई, मैं तनकीद नहीं करता था, मैं करता था बहस। आई यूज टू डिबेट विद देम ऑन देयर हिस्ट्री एंड देयर प्रेजेंट एंड देयर प्रेजेंस। अब मसला यह है कि जब आप बहस करते हैं तो फिर आपको किताबें खोलना पड़ती हैं, और फिर वो जो तल हकायक हैं, तारीख बड़ी जालिम होती है। ये एक हजरत का कौल था कि तारीख बड़ी जालिम होती है, जब ये सामने आती है तो फिर अच्छा और बुरा सब सामने आएगा। तो इस बात से मसला ये हुआ कि इस्माइली जमात की तरफ से उन्होंने इनको, जो जमात इस्माइलिया है, मैंने उनके ब्रिटिश, जो इनके बड़ा ऑफिस दफ्तर बरतानिया लंदन में भी है, उनसे बातचीत की। और मेरा ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में लोगों से बात आई थी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी जो इस्माइली हैं उनसे काफ़ी, गिलगित वालों से मेरी काफ़ी बहस रही है। इनके जो मिशनरी अफ्रीका में है, अफ्रीका में ये कई कई जगह बिखरे हुए हैं,
लेकिन ये कि इनको एक और बात बता दूं कि इनको ईदी अमीन ने वहां से खरूज किया था, इनको निकाला था, और उसके बाद इनकी माइग्रेशन इमाम के कहने पे कनाडा में इनको असylum मिले थे। तो मेरे जुर्म ये था कि मैंने जब तारीख खोली और इनके फिर किरदार को जब सामने लाया, और फिर मैंने कहा कि भैया आप जिसको इमाम मानते हैं, क्योंकि इनका अकीदा शुरू से ये रहा है, अब अकीदा के अकीदा इमामत थोड़ा फर्क है यहाँ। 12 इमामी अकीदा और शिश इमामी अकीदे में फ़र्क यह है कि ये इस अकीदे को मानते हैं कि जो इनका इमाम होता है उसमें ये वो उसके अंदर अल्लाह का नूर हुलूल कर जाता है। ये हुलूलिया के कायल हैं कि वो हज़रत अली, और ये अपने हर इमाम को तौबा नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये अली अली अल्लाह के कलमे वाले और या अली से तशबीह देते हैं कि या अली बापा, यानी जो भी करंट इमाम है उसको ये या अली बापा बुलाते हैं, यानी या अली द फादर। खुदावंद भी कहते हैं उसको, ये खुदावंद। और कई वीडियो इनकी अपनी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने उसको आगा खान को खुदावंद करके मुखातिब किया है। फिर ये बहस करते हैं खुदावंद के लफ्ज़ के ऊपर, खुदावंद का कोई लफ्ज़ नहीं है। ये उनको ये इनका मानना इस्माइली मजहब का ये है कि ना सिर्फ इसमें अली में अल्लाह का नूर था, और वो अल्लाह का नूर जो है जब इमाम दुनिया से चला जाता है, रुखसत होता है, तो जो वो अपना नाइब, यानी उनके बाद बाप के बाद बेटा इमाम, बाप के बाद बेटा इमाम, ये इमामत जो है वो नस्ल दर नस्ल इस तरह चलती है कि बाप के बाद बेटा इमाम। सिर्फ एक जगह ये फड्डा हुआ कि वो प्रिंस अली खान जो के बेटे थे उनको नहीं दी गई, बल्कि उसके बाद प्रिंस करीम आगा खान को दी गई, क्योंकि वो जो थे वो थोड़ा गलत चक्करों में थे। तो उनको उसके वालिद साहब को पता था, सुल्तान अहमद शाह, उनके बाद सुल्तान अहमद शाह ने उन्होंने ये किया था कि उन्होंने प्रिंस अली को जो थी इमामत नहीं दी, बल्कि उन्होंने आगा खान उनके पोते को यानी इमामत दी। तो कोई ऐसी मुसलमानों वाली कोई ऐसी आपको कोई भी एक चीज, मैं ये दावा से कहता हूं कि मुझे एक चीज ला दो, मैं जुबान खोलना, मैंने इनको पहले भी यही कहा था, आज भी ये कहता हूं कि एक चीज ला दो जो मुसलमानों के साथ मिलती हो तुम्हारी, कोई एक चीज, सिर्फ एक चीज ला दो, आपका जूता है मेरा सर है अली भाई। ये वीडियो भी डिलीट कर देना उसके बाद। कामरान भी, इस टॉपिक पे तो बात करने के लिए राइट कैंडिडेट जो है वो इस्माइली फिरके का होगा। और आज की वीडियो देखने के बाद अगर कोई आना चाहे तो कमेंट्स में राब्ता कर सकता है या आपसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता मैदान भी हाजिर है, घोड़ा है। भी बिल्कुल हाजिर बिल्कुल। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, फिदाइन। है। जी अब चंगेज खान ने जब इन पर हमला किया, क्या उसके बाद फिदाइन जो है वो सारे कत्ल कर दिए गए, खत्म कर दिए गए? आगे मामलात क्या चले? जी अली भाई, उसके बाद कोई ऐसा मामला नहीं चला और ये मामला ख़त्म हो गया, और फिदाइन का मामला जो था वो बिल्कुल मलियामेट हो गया। उसके बाद कोई और फिदाई वाला मामला नहीं था। लेकिन अब आप जब आते हैं थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड करने, तो जंग, ज़रा याद रखिए, लिबनान ये वो जगह थी जहां दोबारा शुरू हुआ। अब सुसाइड क्यों, वाई? अली भाई, इज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन, जो कि बेसर सामानी के आलम में जब आप जंग लड़ रहे हैं, जब आपके पास सामान हार्ब या नंबर ज्यादा नहीं है, तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। ये दौर हाजिर के जो फिदायीन हैं यानी सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उनका कहना यह है कि व्हेन वी फाइटिंग अ पावर विच इज वे बिगर, जो हमसे बड़ी ताकत है, हमें उससे लड़ने के लिए हथियार ऐसे तो हमारे पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मौजूद नहीं है। आवर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज दैट। और ये इफेक्टिव हुआ। हमास ने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, हिजबुल्लाह ने इसको इस्तेमाल किया। लेबनान के अंदर जब अमेरिका का तसल्लुत, जब जब वहाँ पे बेसिस बनने का मामला हुआ, तो एक बहुत बड़ी बॉम्बिंग हुई और वो वहाँ से खरूज कर गया। उसके बाद वो वहाँ नहीं रुके, तो इट वाज सक्सेसफुल। आप जो दीवार देखते हैं ना अली भाई, जो जो इसराइल और फ़लस्तीन को जो दीवार जो बीच में जो बनाई है, उसकी बनने की वजह यही थी, जो करारदाद मंजूर होने की थी, कि टू प्रिवेंट द सुसाइड बॉम्बर एंटरिंग टू द कंट्री। उन्होंने जो एक दीवार बना के जो उसको प्रोटेक्टिव कराया, दैट्स द रीजन, कोई और वजह नहीं है कि वहां से वो सुसाइड बॉम्बर एंटर होते थे और फिर वो इनका बेड़ा गर्क कर देते थे। तो इट वाज इफेक्टिव। आप देखिए, हाउ कैन यू फाइट अ कन्वेंशनल आर्मी, एक बड़ी ताकत, जैसे अगर आप इसराइल को ले लें या अमेरिका को ले लें या रूस को ले लें, जितनी भी ताकतें जिन्होंने जिनके साथ ये मामलात रहे हैं, जिनके खिलाफ हुई है इस्तेमाल, ऑल दो इराक में एक बहुत बड़ी तादाद में ये शिया और सुन्नी भी हुई है। ऐसा भी हुआ है कि शिया और सुन्नी ने एक दूसरे के ऊपर इश्तिहादी हमला यानी फिदाइन वाला हमला किया, फिदाई हमले किए। और ना सिर्फ ये, दाइश ने ये हमला अलकायदा के ऊपर किया। मैं उस वक्त मौजूद था जब ये हमले हो रहे थे वहां पे। तो वो ये अपना आदमी भेजते थे, वो आके कहता था कि मैं तौबा ताइब हो गया हूँ दाइश से, मैं तुम्हारे अंदर शामिल हूं। तो ये वहां ये दिस इज हैपन ओवर देयर एज वेल। ये अपने अलकायदा नहीं करती क्योंकि वो उसको जायज नहीं समझती थी उनके ऊपर करने के लिए, यानी अलकायदा ने नहीं किया क्योंकि वो ज्यादा लड़ते नहीं थे दाइश से।
उनका मामला बाहर वालों के साथ ज्यादा थे, वो बशार के साथ ज्यादा निजाम, और फिर जो है वो दूसरे लोगों से लड़ रहे थे। तो वो ज्यादातर वहां तो कुछ मामला थे उनके, लेकिन वो इनके ऊपर, दाइश के ऊपर, लेकिन दाइश ने इवन अलकायदा के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग की। तो इट वॉज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन फॉर लेस मनी, कम पैसों में, कम खर्च, बाला नशी, टेक अ बॉडी, और इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। यानी आप दूसरी चीजों को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हाउ कैन यू प्रिवेंट अ सुसाइड बॉम्बिंग? इसकी कोई आज तक कोई ऐसी रेसिपी, क्योंकि इंटेल बेस ही है ना आपके पास, तो इंटेलिजेंस ही है खाली, दिस इज ऑल यू गॉट। तो मेरा जो, जब मुझे हायर किया गया था 9/11 के बाद अली भाई, तो मेरी जो हायरिंग पॉइंट थी, इट वॉज ओनली एंड ओनली अगेंस्ट द बॉम्बर्स। मेरी कोई और उस वक्त कोई इंटेल कोई हैसियत नहीं थी। जब मुझे ओवरसीज असाइनमेंट पहला मिला, तो आई वाज गोइंग आफ्टर द जो प्लेसेस जहां पर ये बॉम्ब फैक्ट्री कहते हैं उसको, यानी जहां पर तैयार किए जाते हैं, या जो अगर कोई कोई एक अमीर है, जैसे शेख अबू खबाब का हमेशा हम नाम लेते हैं, शेख अबू खबाब अल मसरी, जिन्होंने बहुत एक मैनुअल भी लिखा है इसके ऊपर, और उन्होंने इसके ऊपर वो बड़ा पैमाने पे काम होता था अलकायदा के लिए। तो मेरा फर्स्ट टास्क जो था वो, इट वाज गोइंग आफ्टर द बॉम्ब फैक्ट्रीज के जो बॉम्ब मेकर हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या था, ये जब भेजते हैं, देयर इज नो प्रिवेंशन ऑफ इट। सो इंटेलिजेंस जब आपके पास होती है, तो यू कैन प्रिवेंट अ पर्सन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन अगर आपके पास इंटेल ही नहीं है, वंस द गाय, अगर एक आदमी तैयार गाड़ी लेके आपकी तरफ आ रहा है, अब उसने तो, आप व्हाट द वर्स्ट कैन यू डू टू अ गाय? आप मार सकते हैं ना, वो मरना ही आ रहा है भाई। वो कहता है कि एक मजाक में एक कॉमेडियन है, वो कहता है कि व्हाट कैन यू डू टू इराकीज? बोलता है, इफ यू टेल हिम आई किल यू, वो बोलता है आई किल मी। व्हाट कैन यू डू टू अ गाय उसे, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मौत होती है ना, वो मरना ही तो आ रहा है। तो अगर एक आदमी आपकी तरफ गाड़ी, बारूदी मवाद लेके आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, व्हाट कैन यू डू? क्या 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 प्रिवेंशन है इसकी? देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। और अगर ये जिस्म पे लगाया हुआ उसने, वो तो उसने ऑलरेडी फटने के लिए, अरब्स वगैरह सर पे गोली मार दूंगा तुम्हें, बोला मार दो, मैं बटन दबा दूंगा यहाँ से, डजंट मैटर। कामरान भाई, फिदाइन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट जो होता है वो कौन सा होता है, किस एज ग्रुप का होता है, किस माइंडसेट का होता है? अली भाई, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक, इसके जो बेस्ट कैंडिडेट होता है, दिस इज बिटवीन 18 to 26। 18 से 26 साल की उम्र के जो होता है वो बेस्ट कैंडिडेट होता है। क्यों? इजियर टू ब्रेन वॉश, आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और लेट मी गिव यू द बोथ साइड ऑफ इट। ये गलत होगा कि मैं आपको एक साइड दे दूं दूसरी साइड ना दूं, वर्सेस लोग ये समझते हैं कि ये कोई ब्रेन वॉशिंग की जाती है, बहुत ज्यादा किया जाता है। सो ऑन द फ्लिप साइड, फिदाइन, जो मैं, जहां तक मेरी रिसर्च है या जहां तक मेरा अमल दखल रहा इस मामलात के अंदर, वो लोग होते हैं जिनकी किसी फैमिली का कोई शख्स मर गया। अमेरिका के हाथों मारा गया, रूस के हाथों मारा, फलां के हाथों मारा गया, किसी के किसी फमाज के जो वो लोग थे, जिनकी किसी की बहन या किसी की बीवी या किसी के बच्चे को उस आर्मी ने मार दिया, वो खुद जाके नाम लिखवाते हैं इसमें। और कीप इन माइंड, ऐसा नहीं है कि आपने, एक बाकायदा इसकी एक लिस्ट होती है, इसका एक महकमा होता है, लोग इंदराज कराते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट को वो चुन लेते हैं। दे डोंट पिक एवरीबॉडी। वो सिर्फ वही लोग लेते हैं जो वो समझते हैं कि इस काम के लिए लायक है और इसके काबिल है, क्योंकि उनका नजरिया ये है, दैट्स व्हाट दे से, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो जहादी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहती हैं कि देयर इज अ थिन लाइन, बहुत बारीक एक लाइन होती है बिटवीन सुसाइड एंड सुसाइड अटैक, यानी खुदकश, सुसाइड मरना, और इसको जहाद में एक बहुत बिटवीन थिन लाइन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसका, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रियलाइज, तो आप जो है वो जस्ट डूइंग सुसाइड। वो ये कि अगर आप रोजा और फाके में क्या फर्क होता है, कि रोजा आप अल्लाह के लिए रखते हैं, और फाका जो है वो फिर आप यू नो अपने लिए करते हैं। तो कुछ रोजे की कुछ ऐसी चीजें, बोले रोजा नहीं है फाका है। आपने सुना होगा ताना दे दे, भैया तो रोजा रखा फाका रखा है। अगर एक आदमी पूरे दुनिया भर के गलत काम कर रहा है और खाना नहीं खा रहा और कहता है मेरा रोजा, बोला रोजा नहीं तेरा फाका है। एग्जैक्टली दस, इसकी यही मिसाल है कि एक आदमी, उसका उसका किरदार देखते हैं, उसका फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये देखते हैं कि उसका, इज ही रियली डूइंग इट फॉर द राइट पर्पस, डू ही अंडरस्टैंड, यानी ये समझता है कि इसका ईमान और तकवा इतना है कि इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड देन दे गिव हिम द टास्क। तो ये एवरीबडी के लिए नहीं, ये मैं अरब की बात कर रहा हूँ इस वक्त, यानी अलकायदा और दाइश के अंदर ये इस तरह से इंदराज होता था। देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं था कि हर आदमी, हाँ, उसकी लिस्ट इतनी लंबी होती थी कि नाम बहुत बहुत लोग यानी फोर्स करते थे कि हमें भेजो, और नहीं भेजते थे वो लोग, दे पिक देयर गाइस की बड़ी लंबी एक स्क्रूटनी होती है। लेकिन जब अफगानिस्तान में आप ये देखते हैं, तो फिर अफगानिस्तान में ये हुआ कि उन्होंने फिर बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू किया। जो अफगानी जो होते हैं, तालिबान ने इसको एक बुरी शक्ल दे दी। इसकी शक्ल कोई अच्छी तो पहले नहीं थी, क्योंकि ये इसमें कोई, इसमें इख्तलाफ है उम्मत का।
जिसमें इसमें जो उलमा हैं इसमें इख्तलाफ है। तो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बच्चों को फिर वो छोटे छोटे बच्चों को और दिया। और फिर सद्दाम हुसैन ने एक और काम किया था कि सद्दाम हुसैन की तरफ से भी ऐलान था कि जो आर्मी के ऊपर जो अटैक करेगा, यानी मुखालिफ आर्मी के ऊपर जो अटैक करेगा, उसको ये फैमिली को खर्चा देते थे। कुछ 10,000 इराकी थे जो ये दिए देता था फैमिली को महीने का। तो उस पर जो लोग नाम लिखवाते थे कुछ पैसे के लिए भी करते थे, वो दैट्स नॉट अ सुसाइड बॉम्बिंग। अगर आपका मकसद ये है कि मुझे अपने खानदान की हिफाजत करनी है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अब पाकिस्तान में दो तीन बड़े अटैक जो हुए, मिसाल के तौर पे बीबी के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो सुसाइड अटैक था बेसिकली। तो वो तो कोई जहाद करने तो नहीं आया हुआ था, वो वहां पे उसको तो पैसे मिले थे, उसकी फैमिली की बेटरमेंट के लिए उसने किया। सो देयर इज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन जो बिगड़ी हुई शक्ल अगर आपकी देखते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में तैयारी है, टीटीपी वाले जो करते हैं, तालिबान करते हैं, इनके अंदर वो एथिक और वो चीज़ नहीं है कि ये उसको कोई ब्रेन, यानी उसको कोई दीन सिखाते हैं या कुछ करते हैं, किसी बच्चे को ले लेते हैं, मजबूर है कुछ है, या देखा है कि इसकी इजीली तो एक्सेसिबल है, तो फिर उसको ये पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बाजारों में और बच्चों के साथ और ये सारी चीज़ें, हालांकि इसकी इजाज़त के कतन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इसको सख्ती से ममारत करता है कि आप यू नॉट अलाउड टू डू, बेगुनाह की जान आप नहीं ले सकते। और जो अलकायदा या दाइश वाला मामला है, अब इनके जो टारगेट्स होते हैं, क्या वो मुसलमान होते हैं, वो बेगुनाह होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ये किया जाता है जो जुल्म करते हैं, उनको अटैक करते हैं, या फिर टेरर फैलाने के लिए दहशतगर्दी करते अली भाई, आइडिया वॉज टू इंटरसेप्ट अ सुपर पावर, ये आइडिया तो ये था उसका। लेकिन अब यहां पे मसला है। अब जब बम फटता है तो उस पर नाम तो नहीं लिखा होता, ये कोई तो उस पर लिस्ट तो नहीं होती है, वो एआई वाला बम तो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है उसमें, किसी को लगेगा उसको नहीं लगेगा। तो उसमें बेगुनाह की जाने गई। और ये सवाल मैंने खुद अबू जाफर से किया था। मैंने कहा देखो अखी, जो मामला जैसे मिसाल के तौर पे तंजानिया और केनिया में बॉम्बिंग हुई, तो उसमें जो राहगीर थे उसमें ज्यादातर डैमेज वो हुए। ऐसा तो नहीं था कि सारे लोग जो थे, तुमने एम्बेसी में बम में अंदर घुस गई वो गाड़ी, ऐसा नहीं हुआ। तो बेगुनाह लोग उसमें शहीद होते हैं। तो उसने कहा कि अखी उनके लिए जन्नत है। दिस इज द आंसर ही गेव मी, कि भाई उनके लिए जन्नत है। वो कैजुअलिटी ऑफ वॉर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, कैजुअलिटी ऑफ वॉर, कि वो गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो सो बी इट। तो दे डोंट फॉलो द स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑफ, के वो खुश बिल्कुल जो है वो। अब आप देखिए ना, सबसे बड़ा अगर इश्तिहादी हमला, अगर सुसाइड फिदाई हमला अगर आप देखें तो 9/11। तो 9/11 में जिन लोगों के ऊपर उन्होंने अटैक किया वो कोई एक्टिव मिलिट्री मेंबर तो नहीं, तो उसमें औरतें, काम करने वाले लोग थे, वो लोग थे जो जो काम करते हैं, दे हैव अ रेगुलर जॉब। तो आपने एक हदफ तो हासिल कर लिया कि दहशत तो फैला दी, लेकिन ऑन द अदर हैंड उससे नफरत का बाजार गर्म हो गया। सेम थिंग हैपन जब आप, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला अगर आप देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ है, आई मीन कीप दैट, बच्चे छोटे यार, आई मीन कैन यू बिलीव दैट थिंग? कैन यू इमेजिन कि आपकी अकल, छोटे मासूम बच्चे, उसका क्या लेन देन है? अब उनने, लेट मी गिव यू द काउंटर आर्ग्यूमेंट, उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए। एंड आई नो बोथ साइड्स, मैं आई एम डेविल्स एडवोकेट समटाइम। उनका कहना यह है कि चूंकि ये हमारे बच्चों को शहीद करते हैं तो इनको वी वांट टू गिव देम फ्लेवर ऑफ, अब फ्लेवर ऑफ व्हाट पेन वी गो थ्रू, जिस तकलीफ से हम गुजरते हैं हम ये बताना चाहते हैं। अली भाई, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड। लतीफा तो नहीं है ये, एक अफसोस का मुकाम है, लेकिन उसको लतीफा कह के बता देता हूं मैं आपको। जाल लगे हुए थे दो। एक जाल में बड़ी खूबसूरत चिड़ियां फंसी हुई थी, और एक जाल में कौवा फंसा हुआ था। अब चिड़ियां भी रो रही हैं और कौवा धाड़े मार मार कर रो रहा है। तो चिड़िया उसको दोबारा कहती है कौवे को, तू कम बखत क्यों रो रहा है, तू काला कौवा, तुझे क्या होना है, तूने तो वो जब नहाएगा वो निकाल देगा, तूने उड़ जाना है। हम या तो किसी के घर बिकेंगे, पिंजरे में रहेंगे सारी जिंदगी, या जो खाने वाले हैं वो खा लिए जाएंगे। तो कौवा कहता है ना 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 ना, मेरी तकलीफ समझो, मैं हूं फंसा हूं मौलवी के जाल में, ये किसी न किसी तरह मुझे हलाल कर देगा। अब मसला ये होता है कि जब दोनों तरफ उलमाए कराम, ऐसा नहीं है कि देयर इज आलिम हु आर वन साइड एंड देयर इज आलिम, जो इनके पास भी उलमाए कराम होते हैं, तो अब वो जो फतवा देते हैं वो किसी न किसी तरह उसको जायज कर देते हैं। मिसाल देता हूं आपको, अब उस बच्चों को भी जो हुआ था वो किसी बगैर फतवे के नहीं हुआ था, इनके कोई भी काम बगैर फतवे के नहीं होते, कीप दैट इन माइंड। क्योंकि मैं अबू वलीद अल अंसारी के साथ रहा हूं, जो इनका काजी रहा है, जिसके पास 450 किताबें, जिसमें हाशिए 450 किताब में लगे हुए थे, अकल दंग रहती है, इतना बड़ा आलिम था वो, और वो सुसाइड बॉम्बिंग के ऊपर फतवे देता रहा है उसके ऊपर। तो एक मैं आपको वाकया बताता हूं, देन यू जस्ट समझाने के लिए कि इन स्टेट ऑफ माइंड देखिए हाउ डिज इट ऑल गेट डन। यानी जो लोग याद करने गए हुए हैं वो भी तो दीनदार लोग ही हैं ना, उसमें कोई बहुत कोई बेदीन या कोई कचरा तो नहीं है ज़रा। दे ऑल लर्नेड पीपल, मेजोरिटी ऑफ आर वेरी लर्नेड, मदरसे के तालीम याफ्ता है, निज़ामी पढ़ा हुआ है, जो कोर्सेज किए हुए, दे आर ऑल लर्नेड।
अब एक वाकया हुआ, आप याद रखिएगा, दाइश ने एक पायलट, जॉर्डेनियन पायलट को पकड़ा। वो बहुत मशहूर वीडियो हुई थी, बड़ी दुनिया में ले दे हुई उसके ऊपर, कि उन्होंने उसको, जॉर्डन के उस पायलट को पकड़ लिया। उसका जहाज क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसका, वो बॉम्बिंग कर रहा था। तो उसको पकड़ा और उसको उन्होंने जंगले में बंद कर दिया, जेल, उसको बकायदा उन्होंने जेल बनवाई, जेल ने बंद किया उसको, ऑरेंज यूनिफॉर्म पहना, उन्होंने बड़ी हट्टो बचो वीडियो बनाई उसके ऊपर, प्रोपेगेंडा वीडियो थी। उसके बाद उन्होंने उसको केमिकल डाल के उसको आग लगा दी उसके ऊपर। अब इस्लाम किसी भी तरह से आग की इजाजत नहीं देता किसी को जलाने की। इट्स नॉट अलाउड। बिल्कुल, कहीं किसी, आप, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं आपको मिल जाए कि अलाउ टू बर्न एन एनिमी डाउन। यू नॉट अलाउड। कत्ल कर सकते हैं, यू कैन नॉट बर्न समबडी अलाइव, अलाइव, और वो भी केमिकल डाल के। सब तकलीफ दे, पिघलना शुरू हो गया था, मरने से पहले पिघल रहा था वो। आई मीन जस्ट कीप दैट इन माइंड, उसकी जान निकलने से पहले ही इज मेल्टिंग, दैट काइंड ऑफ पेन। इन्होंने ये तावील पेश की, एक्सक्यूज किया कि भाई ये जो आदमी था, ये पायलट, ये जो बम फेंक रहा था, ये हमारी बिल्डिंगों पे, औरतों बच्चों पे फेंक रहा था। और उस बम का नाम था जहन्नुम। जहन्नुम क्यों कहते हैं? वो फास्फोरस बम थे। ये जो पायलट था, ये जॉर्डेनियन पायलट, ये फास्फोरस बम फेंक रहा था। यानी वो बैरल होता है, उसमें फास्फोरस होती है, और उसके बाद वो फेंकता है, उससे पूरी आग लग जाती है। बोलते तो इसको दो हमने मसलों का हल कर लिया। एक तो इससे दहशत फैलेगी, दूसरा पायलट फ्लाई करते हुए डरेगा हमारे ऊपर कि भाई देखो ये करते हैं, एक तो दहशत होगी। दूसरी बात ये कि ये मौत ही हमारे लोगों को दे चुका है, उसको मजा तो चखाने दें इसके, इस मौत का की। सो उन्होंने इसके लिए भी वो कौवे वाली मिसाल पूरी मैंने आपको बताई थी, उन्होंने इसको भी हलाल कर दिया था। और जिस तरह ये सुसाइड बॉम्बिंग को करते हैं हलाल, ये इसी तरह से करते हैं कि कैजुअलिटी ऑफ वॉर है, अखी वो लोग जन्नत में जाएंगे। सो दे कौवा, याद रखिए। कामरान भाई, अब ये जो टारगेट और लोकेशंस हैं, ये जो जहादी या दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, वो कैसे लॉक करते हैं, कैसे किसी को चूज करते हैं, किस तरह का प्रोसेस है, कैसे उसको बताते हैं कि आपने यहाँ पर जाना है, प्लानिंग सारी होती कैसे है? आपने बड़े करीब से ये मामला देखे हैं। जी 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 अली भाई, एक तो ये पहले इसको कहते हैं हदफ का तयन करना। ये हदफ का तयन कैसे करते हैं? ये हदफ का तयन ऐसे करते हैं, इनमें दो चीजें होती हैं। एक तो किसी मजबूत आदमी को, यानी पावरफुल इंसान को, जिसने इनको नुकसान पहुंचाया है, वो नंबर वन लिस्ट में होते हैं इनके पास। मुशर्रफ पे हमला हुआ, याद होगा, 2 दफा हुआ। अदनान रशीद था वो, उसने किया 2 अटैक किए मुशर्रफ के ऊपर। वो ही वॉज टारगेटिंग एग्जैक्टली मुशर्रफ। एक तो ये होता है, शक्ल आपको सामने आती है। चौधरी असलम वाकया देख लें आप, दे डिड अटैक ऑन हिम, सुसाइड अटैक। एक शक्ल ये थी, उसने वो तो तक नुकसान पहुंचा रहा है। एक होता है मार्केट में, सेंटर्स के ऊपर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, बाजार, होटल, ये मास बॉम्ब होते हैं। दिस इज लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल। ये ट्रक में कई 100 किलो भर के, मैरियट बॉम्बिंग बहुत मशहूर, इस्लामाबाद मैरियट बॉम्बिंग, पीसी पिशावर, पूरे ही बैठ ही गया था वो पूरा। आई वाज स्टेइंग बाय द वे आफ्टर, मैं ठहरा हूँ उसी उसी मैरियट के अंदर। सो टू अचीव समथिंग, कि उससे उससे क्या होगा कि आपने जब जाके टकराया तो उससे मुल्क का निज़ाम धर्म भरम होगा, अफरा तफरी होगी, आवाम के अंदर केओस, ये सारी चीज़ें खौफ की फ़ज़ा कायम करने की। तो एक एस्पेक्ट ये है, और एक एस्पेक्ट टू हिट अ टारगेट, अ वेरी हाई वैल्यू टारगेट, जिससे या तो वो नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है कि इससे हम जो है वो ज़रब लगा के साबित करें कि तुम दूसरे लोगों को खौफ फैला, यानी हुकूमती इदारों में खौफ फैलाना कि तुम भी हमारी लिस्ट में हो, वी कैन गेट यू व्हेन वी वांट टू। सो ये दो सूरतें होती हैं इसकी। दिस देयर इज नो थर्ड थिंग, देयर इज वन एंड देयर इज टू, यही है। अब तायुन इस तरह से किया जाता है कि अगर ये शख्सियात का तायुन करते हैं, तो शख्सियात जो, जिस लिस्ट की बाकायदा लिस्टिंग होती है इनके पास, जो इनके जो अमीर हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये आदमी ए लिस्ट में, ये बी लिस्ट में, ये सी लिस्ट में। अगर किसी इदारे का कोई एक आदमी है, या फौज का कोई बहुत बड़ा अफसर है, या कोई पुलिस का बहुत बड़ा, जिसने नुकसान पहुंचाया, तो फिर उसके ऊपर वो लिस्ट में आ जाता है। फिर वो कैटेगराइज, कितना बड़ा नुकसान किसने किया, फिर वो उसी ग्रेजुअली उस लिस्ट में आ जाता है। और जहां तक बिल्डिंगों की और ये चीज, उस पे ये करते हैं फील्डिंग, कि एक्सेसिबल क्या है, इजी एक्सेसिबल क्या है, विद, क्योंकि आपको डैमेज करना है ज्यादा, यू वांट मोर कैजुअलिटी। अब बाजारों में क्यों होता है? आपने सुना लाहौर में अनारकली बाजार में किया, फलां बाजार में कर दिया, फलां बाजार में, कोयटा में आए दिन बाजारों में होते हैं। बाजारों में क्यों होते हैं? जितनी ज्यादा डेड बॉडी होंगी, उतना ज्यादा मीडिया हाइप मिलेगी। अगर एक सुसाइड बॉम्बर हो गया, 2 आदमी मर गए, अब तो छठे सफे पे आएगी वो खबर। लेकिन अगर एक कैजुअलिटी है, अब जब मैरियट हुआ, तो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो फ्रंट उसकी पूरी बिठाई दी थी उसने, तो कैजुअलिटी ज्यादा है। मोर कैजुअलिटीज, मोर लाउड नॉइज, मोर बूम, मोर मीडिया, मोर थिंग, मोर कवरेज।
फिर आपको हाइप मिलना शुरू होती है, ओ सक्सेसफुल बॉम्बिंग, सक्सेसफुल बॉम्बिंग, सो दे वांट टू हियर द सक्सेसफुल बॉम्बिंग। फिर हुकूमत के ऊपर भी दबाव हो जाता है इस तरह से। सो दे ट्राई टू डू दीज टू वे। सो ये अली भाई इनका एक बाकायदा एक एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वेदर इज तालिबान, वेदर इज दाइश, या वो अलकायदा हो, या वो कोई और भी हो जो करता है, वो तयन करते हैं इस तरह से कि इन्फ्लिक्ट मोर पेन विथ लेस रिसोर्सेज। माजी में अगर देखें तो हमने मसाजिद के अंदर भी इस तरह के वाकयात देखे, खुदकुश बमबार जो हैं वो मसाजिद पर भी हमला करते थे, मैंने अपने बचपन में देखे हैं। तो ये मसाजिद पे हमला करने के पीछे क्या साइंस है? मतलब कि एक बंदा अगर अल्लाह की राह में जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तो उसको टारगेट करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? अली भाई इसमें इसमें भी दो पहलू हैं, वो जो मसाजिद वाला मामला है। यस यस, एक है जो अहले तशी और अहले सुन्ना। तो अगर अहले तशी पे कर रहे हैं तो उन पे तो वो कुफर का फतवा लगाते हैं, तो उनकी जान की इजाजत है, उनकी जान लेने गया तो वो उस पर सुसाइड बॉम्बिंग कर देंगे, चलो भाई मार दिए। अब अहले सुन्ना वर्सेस अहले सुन्ना, अब इसमें मसालिक का मामला आ जाता है, मसालिक की दौड़ है। अब अगर अहनाफ में से बरेलवी देवबंदी है, वो अगर कर रहा है, क्योंकि तालिबान के अंदर ये कुछ कुछ फैक्टर एक देवबंद का मौजूद है, तो वो अगर बरेलवी पे कर रहा है तो उसके पास एक्सक्यूज, क्योंकि उस पर कुफर का फतवा है इनका। वो कहते हैं ये तो मानते ही नहीं है, तो शर मुशरिक है, तो मुशरिक कहते हैं, तो मुशरिक के ऊपर तो जायज हो जाता है। कई दफा अफगानिस्तान में कई हमले ऐसे हुए, पाकिस्तान में भी हुए, मजार शरीफ में भी किया इन्होंने, वहां पे किया, मजार शरीफ पे किया, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार, फलाना मजार, ढमकाना मजार, हर मजारों में भी कर देते हैं, क्योंकि दैट्स अबाउट अ डिफरेंट सेक्ट नाउ। वो सेक्ट बिटवीन अ सेक्ट, अगर वो अहले हदीस है या हम उसको अहले हदीस कहते हैं, वैसे तो वो सलफी कहना चाहिए उसको, पाकिस्तान में जो शक्ल है उसके अहले हदीस की, देर वेरी रिजेंबल, दे नॉट द सेम बट दे रिजेंबल ईच अदर। तो अब वो करते हैं, बरेलवी के ऊपर करते हैं, बरेलवी के मस्जिद के ऊपर करते हैं, या बरेलवी के सेंटर के ऊपर करते हैं, वो इसलिए करते हैं। वर्सेज देवबंद करेगा अगर अहले तशी के इमाम बारगाह के ऊपर, तो वो दे डू इट बिकॉज ऑफ दैट। और यही वजह है कि, और ये लश्कर जंगवी कीप दैट इन माइंड ऑल्सो बिग फैक्टर इन दिस। और अहले तशी की तरफ से अगर अहले सुन्ना की किसी सेंटर पे होता है तो वो इसी वजह से होता है, वो बरेलवी पे नहीं करेंगे, वो करते हैं क्योंकि उनके साथ बरेलवियों के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, दे डोंट गो अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन वो करेंगे तो वो फिर देवबंद और अहले हदीस की मसाजिद पे करते हैं। तो दिस इज मस्जिद का फैक्टर ही है। तो वो आप कहते हैं नमाजी और, तो अली भाई मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना, एक तरफ अलकायदा एक तरफ दाइश है, दोनों हम मसलक हैं, दोनों जो है वो अहले हदीस हैं, यानी दोनों सलफी हैं, दोनों देवबंदी नहीं है उनमें से कोई, उनमें देवबंद तो है ही नहीं वहां पे, है ना, अहनाफ तो लेते ही नहीं है वो। तो दोनों तरफ जो है वो सलफ, एक ही मसलक के लोग हैं। जब वो एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं तो उस तरफ से भी अल्लाह अकबर, इस तरफ से भी अल्लाह अकबर का नारा लगा, दोनों जो है फजर की नमाज जब होती है रोक के नमाज पढ़ते दोनों, फिर उठाते हैं गन्ने दोबारा। अब वो एक दूसरे जब इन पे सुसाइड बॉम्बिंग वो लोग कर रहे थे, तो वो क्यों करते हैं? वो कह उनका देयर इज अ पॉइंट, वो कहते हैं कि है तो ये हमारा मसलक, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान कैसे नहीं है? वो भी कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो, अगर आप कहते हैं मुशरिक, मुशरिक भी नहीं है, मुआहिद है वो तो। उनका कहना यह होता है कि चूंकि इन्होंने बैत नहीं की अबू बकर अल बगदादी की, जो कि खलीफतुल वक्त है, अगर खलीफा की बैत नहीं करता आदमी, और खिलाफत है, खलीफा है खलीफा वक्त का, जो बैत नहीं करता काफिर, दार इस्लाम से खारिज है। फिर वो उसको उस कैटेगरी में वाला, आप लाख नमाज पढ़ लें, लाख पूरी रात सजदे में पड़े हैं, उसके नजदीक, क्योंकि उसने खलीफा वक्त की बैत नहीं की। तो दिस इज द रफ लाइन, टफ लाइन बिटवीन। आई एम ग्लैड यू ब्रिंग दिस अप, क्योंकि ये बातें मेरे ख्याल है आज आपके लिए भी नहीं होंगी शायद ये, और हमारे लोगों के लिए तो इंशाल्लाह आई से 97 98% लोगों को ये कैजुअल कहते हैं, कैजुअल को तो पता भी नहीं होगा कि ये मामला आपस में किस तरह चलता है। क्योंकि ये जब कुफर का फतवा लगा देते हैं, जो कि हमारे यहाँ तो है, वो तो ऐसे बढ़ता है जैसे जुमे की नमाज के बाद पर्चियां बढ़ती हैं, इस तरह कुफर का जब वो फतवा लग जाता है कुफर का, तो बोलते हैं फिर उसके आपकी जान, उसकी माल, और उसकी जो जान माल और उसकी जो भी वाइफ, यानी वो आप पे हलाल हो जाती है। उसकी औरत आप पे हलाल है, उसकी जान आप पे हलाल, उसका माल आप पे हलाल है। मैं मिसाल देता हूं एक और, मुझ पे अब्दुल मतीन एक लड़का था जो कि अलकायदा का, जो अब्दुल बासित ये ग्रुप जो था जिसको बाद में जहन्नुम वासिल किया मैंने, उसने मुझ पर कुफर का फतवा लगाया। अच्छा, अब उसके पास, जब उसने मुझ पे पहले, मेरे मेरे घर में रहते थे वो लोग, पहले मैं उनको घर में अपने रखा हुआ था, क्योंकि उनको कुछ मामला लड़कियों के साथ थे। मैंने सख्ती की कि भाई लड़कियों के साथ यहाँ बातचीत मत किया करो, यहाँ पे सारे मुजाहिदीन रहते हैं, तुम लड़कियों के साथ यहाँ सारा दिन टेक्स्ट पे लगे रहते हो। और वो भी एक और मुजाहिद की बहन के साथ इनके चक्कर थे कुछ, दो तीन लड़के थे ये, एक फैसल था नाम उसका, वो सियालकोट का था,
अब्दुल बासित जो था ये डस्का का था, और ये सियालकोट का था। अब्दुल अब्दुल मतीन ये सियालकोट का था। ये अब ये सारा जो थे, एक वो जो जिसका मैंने नाम लिया अबू वलीद अल अंसारी, उसकी बेटियों के साथ इनके अफेयर थे। ये उनके साथ चक्का सारा दिन टेक्स्ट पे उसके साथ लगे रहते थे। मैंने कहा भाई तुम लोग यहाँ, ये हम लोगों ने ये सेंटर मुजाहिदीन के लिए खोला है, तो तुम लोग यहाँ ये काम करते हो, लोग बदनामी का बात होती है, और दूसरी तरफ से भी ले दे हो रही थी कुछ ज्यादा, लोगों को बात बाहर पता चली। तो उन्होंने बोला आपका घर है, आप सख्ती करें। अब मैं उस वक्त सख्ती करना मेरा बनता भी था, क्योंकि वो सेंटर मेरा था, सेफ हाउस मेरा था। तो एक दिन मैं घर पहुंचा हूं, जब मैंने इनको मना किया कि भाई ये नहीं होगा यहाँ से, वरना निकाल दूंगा, ये करूंगा। अब ये एक दिन जो था, अब्दुल मतीन और अब्दुल बासित और ये फैसल मेरे सामान लेके, मेरे काफी एक्सपेंसिव लैपटॉप लेके चोरी करके भाग गया वहां से। मैंने गया जो घर में उस वक्त शेख अब्दुल वलीद का बेटा खालिद, उसके पास में गया। मैंने कहा भाई ये तो मेरा लैपटॉप। वो बोलता है आखिर, वो बोलता है कि तुम अमरीकी जासूस हो, और तुम्हारा माल जो हमारे ऊपर हलाल है, तुम पे फतवा लगा। मतलब बेसिकली उन्होंने वही कौवे वाला काम किया। उन्होंने मुझ पे पहले फतवा लगाया, क्योंकि मैं उनको वहां से निकाल रहा था। उन्होंने मुझ पे फतवा लगा के मेरे सामान चोरी किया और कहा ये तो हलाल है, हम पे इसका तो ले जाना बनता है हमारा। सो दे रन अवे विद माई स्टफ, कीप दैट, इमेजिन दैट। फिर उसने मेरे ऊपर कहा कि मैं इस पर सुसाइड बॉम्बिंग करूंगा। तो मेरी गाड़ी एक बहुत मशहूर होती थी, उसके नाम से मुझे कुनिया भी मेरी एक मिली हुई थी। मुझे कहते थे अबू अबू मोहम्मद मर्सिडीज हमरा, यानी लाल मर्सिडीज वाला अबू मोहम्मद। दो अबू मोहम्मद थे वहां पे। तो मुझे कहलाते था, मुझे कहता था अबू मोहम्मद मर्सिडीज हमरा। तो अब्दुल मतीन जो था, इसके पास ट्रेनिंग थी, अफगानिस्तान से ये लड़के आया हुआ था वहां पे, इसके पास ट्रेनिंग थी, ये बम बनाने का काम करता था। तो इसने फिर एक दिन क्या कहा लोगों को कि मैं इसकी गाड़ी के नीचे बम लगा दूंगा तुर्की के अंदर, मेरी मर्सिडीज के ऊपर बम लगा देगा। वो मर्सिडीज में जब बैठता था, मैं पहले लोगों को हटाता था उसे, हटो हटो दूर हटो दूर हटो, ये ना बम लगा दे, कुत्ते के बच्चे ने लगाया वो आज। तो पहले मुझे मॉनिटर करके बैठना पड़ता, कि वो लगाने कम वक्त का काम ही यही था। इनमें से सबसे डेंजरस वाले कौन से होते हैं, फिदाइन या सुसाइड अटैकर? अगर बात करें अलकायदा के, दाइश के, या ये जो टीटीपी या तालिबान, इनमें से डेंजरस वाले आप किनको समझते हैं? अली भाई, इसमें इसमें एक कैटेगरी नहीं है कोई, कि हम इसको ऐसा पिन पॉइंट कर सकें। इसमें एक जो कैटेगरी, जिसको जो सबसे खतरनाक होता है, वो होता है जिसकी फैमिली किसी बम हमले के में, किसी ड्रोन हमले में, किसी बम हमले में, या किसी किसी तरह से उसकी फैमिली को किसी फौज ने मार दिया हो, या किसी ताकत ने मार दिया हो। वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसको रहना ही, उसको जीना ही नहीं है, वो बर्दाश्त ही नहीं करता। उस वो सबसे डिटर्मिन्ड जो होते हैं, जो डिटर्मिन्ड सुसाइड बम्बर होते हैं, वो होते हैं जिनकी फैमिली जो है वो किसी ना किसी तरह से कैजुअलिटी ऑफ वॉर, या ड्यूरिंग द वॉर वो मर चुकी है, या अमेरिकी ने किसी को मार दिया। दोज आर द वन कैटेगरी द मोस्ट डेंजरस, जिनको मैंने अपनी तरफ से देखा। अली भाई, ये इनकी एक कस्म जो थी, वो चेचनिया में जो वॉर हुई, दे वर वेरी वेल नोन, कॉल्ड ब्लैक विडो। उन्होंने दम कर दिया था रूसी आर्मी में, बड़ा खतरनाक ब्लैक विडो। वहां भी हो चुका है, चेचनिया में भी बहुत मामला चला है इसका। सो द मोस्ट डेंजरस वन वही, जिनको जो वो ब्लैक विडो सारी वो थी, विद ब्लैक विडो, उनकी जो शोहरों को जिनको मार दिया था, उन्होंने जमात बना ली ब्लैक विडो के नाम से। और वो ब्लैक विडो ने जाकर उन पे सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। वेरी वेरी बैड, या वेरी गुड, या वेरी बैड, इधर वे। तो सबसे खतरनाक कैटेगरी वो है। मेरे वालिद साहब का एक कॉल है, मैं आपके सामने नकल करता हूँ, अंग्रेजी में कहूंगा, उसके बाद उर्दू तर्जुमा करूंगा। उर्दू तर्जुमे में मजा नहीं आता, इसलिए नहीं करता। देर इज नथिंग डेंजरस इन दिस वर्ल्ड देन अ फूल विद अ कॉज। दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जो बेवकूफ, जिसके पास कोई ना कोई मकसद हो। यानी बेवकूफी के साथ मकसद अगर आपके पास है, दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। सो सम ऑफ हिम, जिनके साथ, जिनकी फैमिली के साथ हो चुका है, वो तो चलो एक कैटेगरी है कि उनकी फैमिली को उनको बदला लेना, दे इवेंज इवेंज बदला के लिए। अब एक वो कैटेगरी है द फूल विद द कॉज। अब इन्होंने, ये वो लोग हैं कि जिनको अकल टके की नहीं है, टके की अकल नहीं है। आप इनसे बहस नहीं कर सकते, आप इनको समझा नहीं सकते। एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है फ़लस्तीन की, एक सुसाइड बॉम्बर थे। मुझे उसका नाम अभी आएगा जहन में, हाशिम मेरा ख्याल नाम था उनका, हाशिम नाम था। बड़े मशहूर आदमी गुजरे हैं हमास की तारीख के। तो वो उसको समझाती थी कि भाई तुम ये ना करो। मैं क्या करती हूँ कि मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, इससे तुम इन्फ्लिक्ट पेन कर सकते हो, और वो इन्फ्लिक्ट इस तरह मैक्सिमम पेन कर सकते हो कि मैं भी लिखती हूँ, मैं तुम्हें इस तरफ ले आती हूँ। बोलता है यू डू योर वर्क, आई डू माई वर्क। तो वो मर्द नज़ा पे कलाम है, नर्म नाजुक बेअसर। तो उसको आप समझा नहीं सकते हैं, देर देर प्रॉब्ली द एंड ऑफ इट। उनको आप कुछ भी कर लें, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो वो कैटेगरी जो है इज बैड, एंड द डेंजरस इज द वन जिनके लोग जो है वो किसी न किसी तरह कैजुअलिटी ऑफ वॉर में मारे गए हैं। कामरान भी, अब ये जो सुसाइड बॉम्बर होती हैं, इनके अंदर कौन सा ज्यादा सूटेबल इनको लगता है, मर्द या औरत, जो आसानी से जा सके बगैर पकड़े, बगैर किसी मसले से? अली भाई, डिपेंड करता रीजन के ऊपर। अब कीप इन माइंड, अब तमिल टाइगर ने, LTT, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, जिन्होंने जो सिंगलिस्ट और तमिल मूवमेंट थी,
एक प्रोग्राम उस पर करें, मजा आएगा। उन्होंने जब किया तो उनके लिए मोस्ट इफेक्टिव औरतें थी, कि औरतों की तलाशी नहीं होती, तो उनके लिए मोस्ट इफेक्टिव जो थी वो औरतें थी। और हमास की तरफ से भी कुछ ऐसी थी खवातीन ने जो उधर से की है। तो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में कहाँ पर हैं। अलकायदा पसंद नहीं करता खवातीन को सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत नहीं देता अलकायदा। दाइश ने भी यह इजाजत नहीं दी थी, ऑल्दो दे वर सम, बट दे वर, उनको क्लेम किया गया एज अलकायदा दाइश। लेकिन यह मुझे अच्छी तरह पता है कि अलकायदा ने किसी औरत को इश्तिहादी करने की ट्रेनिंग नहीं दी, ना उन्होंने कभी अलाउ किया, ना ही दाइश ने किया। ये ज्यादातर तालिबान ने किया है ये काम, तालिबान, क्योंकि उनके पर तो फिर ये तो आपको पता नहीं है, मादर पितर आजाद है, इनको तो कोई एथिकल मॉरल वैल्यू है ही नहीं इनमें। ये डू एनीथिंग, ये कवे वाला काम है इनका। जब मैं कोड वर्ड कवा बोलूं समझ जाए फिर आप। तो डिपेंड करता है, जैसे एलटीटी ने ज्यादा इफेक्टिवली, या चेचनी में ज्यादा इफेक्टिव औरतों को तलाशी नहीं होती थी तो उन्होंने औरतों को इस्तेमाल किया। सो डिपेंड करता है। लेकिन आइडियली जो मैंने देखा है, जो सबसे हार्ड टू बीट होता है वो होता है जो 18 साल वाले जो हैं, ये 18 से 20 साल वाली जो है ना अली भाई, दे आर देयर डेड जस्ट वन। अच्छा, तालिबान का एक और मसला भी ये था कि इनके जो सुसाइड बॉम्बर थे वो कन्विंस नहीं थे 100%। अब ये दौरा शरिया वाले तो थे नहीं, इन्होंने तो पकड़ के बच्चे को भेज देना था आगे। तो ये क्या करते, ये सेकेंडरी स्विच रखते थे उसके ऊपर। अब वो जैकेट पे, अगर ये तो खुद वो जैकेट पे हाथ रखा हुआ है या उसके पास बटन मौजूद है, जो ट्रिगर जिसको कहते हैं, जो अगर ट्रिगर पे उसका हाथ है, तो बाज दफा वो क्या था, चिकन आउट हो जाता, नहीं करना होता था। तो उनका सेकेंडरी जो था फ्यूज मौजूद होता था इनके पास। इन्होंने कई ऐसी जगह किया है कि अगर आदमी का दिमाग भी पलट गया, इन्होंने फाड़ दिया बीच में। दे डिडंट वांट हिम टू बी कम बैक फ्रॉम इट। ऑल्दो देयर आर सम केसेस जहां उसके बाद इन्होंने ये किया कि देयर के सम केसेस कि वो गया, उससे हुआ नहीं, चलो यार छोड़ो, नहीं कर रहा, पलट गया वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी स्विच उन्होंने अपने पास जो था रिमोट स्विच से भी किए हैं ऐसे वाकई। ये तालिबान ने बहुत किया है। कामरान भी इस टाइम पे जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात हो रही हैं। आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस वर्ल्ड से है। किस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात को रोका जा सकता है? ये जो सुसाइड अटैकर्स होते हैं इनको कैसे ट्रेस आउट करके कैसे इन्हें डिसमेंटल किया जा सकता तो है? इसकी रेसिपी तो एक ही है अली भाई। इसकी रेसिपी इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस। इसकी रेसिपी एक ही है जो अमेरिका ने बहुत हद तक कामयाबी से इस पे काम किया। एंड इट्स अ रिटन रेसिपी। बेसिकली यू हैव टू गो टू द सोर्स। आप प्रिवेंट नहीं कर सकते एक सुसाइड बॉम्बर को व्हेन ही लेफ्ट द बिल्डिंग, देन इट्स गॉन। कहीं ना कहीं इज गोना इन्फ्लिक्ट सम पेन। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने इंटेलिजेंस सोर्स इस्तेमाल करते हैं जो गो टू द सेंटर जहां ये हो रहा है। और आप सेंटर को बम नहीं मार देते या बर्बाद नहीं कर देते, दे ओपन अप अनदर वन, कमी तो नहीं है। आप वहां से मॉनिटर करके दे यू स्टडी उनकी पूरी जो आप ट्रिगर असेंबली क्या है, किस तरह के फ्यूज यूज करते हैं, व्हाट दे यूज। फिर आप उनके रिसोर्सेज चेक करते हैं, हु इज द एक्सपर्ट इन मेकिंग दिस, क्योंकि वो कुछ चीजें आउटसोर्स होती हैं। अब आपको अबू दुजाना वाला वाकया याद होगा, उसकी जैकेट आउटसोर्स की थी, उन्होंने कहीं और से बनवाई थी। अब आप सेंटर पे कर देते, यू कुडंट प्रिवेंटेड इट, क्योंकि वो आउटसोर्स हुई हुई थी। आप उनको, इसलिए इंटेलिजेंस का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। नाउ दैट कम्स योर इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करते हैं, यू सेंड योर गाय, आप अपना इन्फॉर्मेंट या फ्लिप, इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं। तो इसके कई तरीके हैं, वी नॉट गोना गेट इनटू दैट, हाउ डू यू ईदर यू पिक वन ऑफ द गायज एग्जिस्ट, या फिर आप प्लांट करते हैं। उसका काम ये होता है कि मॉनिटर करना कि क्या चीज कहां से बन रही है, डिसीजन मेकर कौन है। अब फतवा भी होता है इसमें, वो फतवा अलग आदमी की तरफ से आता है कि जो जो बकायदा फतवा लिखता है इसका, दैट्स अ प्रिवेंट का। सो आप पूरी चीज को मॉनिटर करते हैं कि फतवा देने वाला कौन है, सोर्स कौन है, हायरिंग कहां से हो रही है, आउटसोर्स कहां से होता है। ये आप सारी चीजें, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ये एक दिन का काम नहीं है। यू टॉकिंग अबाउट सम टाइम मंथ्स, सम टाइम कुड बी अ ईयर। सो यू हैव टू गेट सम डैमेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ बिगर थिंग। तो आप फिर वहां पे आदमी प्लांट करके यू स्टडी द होल थिंग, एंड जब आपके पास पूरी वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देन यू हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, देन यू गो सिमल्टेनियसली आफ्टर एवरीबडी एट वन पॉइंट टाइम। उससे क्या होता है, देन यू पुट अ पॉज टू इट। वो एक सेंटर अगर उड़ गया तो फिर वो डैमेज कर देता है सारे स्ट्रक्चर को। इसका मतलब ये कि आप इंडिविजुअली अगर जाके करते हैं तो देन दे स्टार्ट अ लोन वुल्फ ऑपरेशन अदर प्लेसेस। यही वजह है कि दाइश ने लोन वुल्फ ऑपरेशन ज्यादा किए हैं। दाइश ने ये, अगर जो लंदन बॉम्बिंग वगैरह जो उन्होंने की, वे लोन वुल्फ ऑपरेशन थे। उन्होंने एक फतवा जर्नलाइज इश्यू कर दिया और कहा कि तुम अपने तौर पे कर लो। जैसे फिर उसने ट्रक लगा के वो लोगों के ऊपर चढ़ गया, या ऐसी चीजें हुई। तो दिस इज द रीजन दे डिड इट फॉर, उनको पता था कि ये हमारे अंदर आदमी भेजेंगे, फिर पूरा जॉइंट सेंटर इसको, ये अगर कहते हैं कि यानी इसका मास्कर होता है अलग, तो अगर इस मास्कर में आदमी चला गया तो देन ही नो द होल ऑपरेशन। तो फिर आप इन्फ्लिक्ट, जब जब उस वो डैमेज आप इन्फ्लिक्ट करते हैं, दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ये दे डोंट प्रिवेंट इट, नथिंग कैन प्रिवेंट इट।
प्रिवेंट द होल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑन द होल, लेकिन जब आप इंडिविजुअली यू गो आफ्टर दैट सर्टन मास्कर, तो फिर आप उसको क्या करते हैं कि फिर उनको अपन रनिंग करने के लिए उस ऑपरेशन को, इट कुड टेक ईयर्स, उनको सालों साल लग जाता है, तो वो आपको कई साल जो है वो चैन की बांसुरी आप बजा सकते हैं उस वक्त तक। एंड दिस इज व्हाट एफबीआई स्ट्रेटजी वाज इन दिस, एंड दिस इज हाउ दे प्रिवेंटेड इट। कामरान भी, आपने अब अलकायदा और दाइश के अंदर जो देखे खुदकुश बमबार, वो जैकेट यूज करते थे या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे? वो किस तरह की तैयारी करते थे किसी को अटैक करने से पहले? अली भाई, ये दोनों तरह के होते हैं। अगर एक तो जैकेट वाला भी होता है और फिर गाड़ी वाला भी होता है, बोथ थिंग, ट्रक वाला भी होता है, कई कैटेगरीज हैं। तो सबसे जो, अगर आपको एक जगह है जहां आप गाड़ी क्रॉस नहीं करवा सकते हैं, तो देन यू सेंड अ गाय विद द जैकेट इनसाइड। पाकिस्तान में ज्यादा होता है, इफ यू गोइंग आफ्टर हाई वैल्यू, अगर आप जाते हैं तो दैट हाई वैल्यू वेयर अ जैकेट। और वो फिर कोशिश करता है कि करीब से करीब तक अपने टारगेट, क्योंकि वहां पे बाईस दफा गाड़ी एक्सेस नहीं होती है, तो वो कोशिश करता है कि अपने टारगेट के करीब जाके हिल 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 प्रेस द बटन। और जो गाड़ियों वाला मामला है, वो अगर आप चौकी पे कर रहे हैं या किसी सेंटर पे कर रहे हैं, तो वो फिर सिंगल हैंडेडली वो नहीं कर सकते। इट्स नॉट एज इफेक्टिव, क्योंकि जाहिर बात है एक आदमी पे आप कितना किलो लाद देंगे, उनके लिए फिर उसको दे 5-10 किलो का काम नहीं है। फिर दे वांट 1000 किलो, उनको 1000 किलो डालना है, वो यूरिया वाला जो चक्कर होता है उनका। दे डोंट यूज C4, दे यूज यूरिया, आसानी से बन जाता है। तो डिपेंड करता है टारगेट के ऊपर। तो इसमें एक तो इंसान, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान कराची में ये भी हुआ था, कचरे के डब्बों में रख दिए थे उन्होंने। एक एक दफा वो शियों के ऊपर उन्होंने किया था, जुलूस के ऊपर, तो उन्होंने कचरे के एक डब्बे के ऊपर कच्चे, वो नई चीज शुरू, कचरे के, फिर उन्होंने कचरे के डब्बे डालना शुरू कर दिए, वो जो चंदे के डब्बे हैं उसमें भी डालना शुरू कर दिए वो। एंड देन उसका रिमोट ट्रिगर यूज करते थे। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, बट दैट्स कंसिडर ऑल्सो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा मवाद नहीं रख सकते। सो अगर सबसे जो कामयाब तरीन है अली भाई इन तीनों कैटेगरीज में, तो वो जो जो ट्रक वाला है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि ट्रक को इन्होंने उन्होंने बुलेट प्रूफ, तो उनके पास सहूलियात मौजूद नहीं थी, उन्होंने मेटल लाइनिंग लगाना शुरू कर दी ट्रक के अतराफ, उसके उसके टायर्स के ऊपर के टायर शूट कर देते। सारी बात है, आप जा रहे हैं ट्रक लेके, फर्स्ट थिंग, सो इन्होंने एक बाकायदा तौर पे फैक्ट्री बनाई जहां पे इन्होंने मेटल लाइनिंग से टायर्स के ऊपर उन्होंने मेटल के कवर्स लगाना शुरू कर दिए। फ्रंट वॉज इनक्लोज कवर, एक तरफ बस समझ लें कि एक तरह की बख्तरबंद गाड़ी, और उसके अंदर मवाद रख के दे रैम इनटू थिंग। उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिविजुअल यू कैन स्टिल डू समथिंग, कि आप टारगेट से करीब करने से पहले, ऑल्दो ही गोना इन्फ्लिक्ट सम पेन, लेकिन आपने इफ यू हैव एन आइडिया, या लोग पॉइंट कर लेते हैं, यू कैन शूट हिम डाउन, नो, फिर ऑफ कोर्स इज सुसाइड बॉम्बिंग, इंसानी जान होती है। लेकिन बिफोर ही रीच द एग्जैक्टली टारगेट के करीब करने से पहले ऐसे वाकयात हुए हैं कि इसको प्रिवेंट कर दिया गया। लेकिन जब ये जो मामला होता है, रैम इनटू अ ट्रक समथिंग, अब आप एक गाड़ी है जो कि उसका कई टन वजन है, उसके ऊपर और मेटल लगा के आप उसको और भारी कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये ब्रेक फेल भी कर देते हैं उसके, कि वो बस वो जाना ही जाना है, उसने फिर रुकना नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके फटना है उसने, तो दैट इज द मोस्ट डैमेज थिंग। कामरान में, इन केस अगर कोई सुसाइड बॉम्बर है, उसको इन्होंने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसको मार दिया है, अब उसकी जैकेट है या उसके पास जो मसाला है, माल मसाला, तो उसको किस तरह से ये डिफ्यूज कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है, या अगर आपने उसको मार दिया तो फौरी तौर पे ब्लास्ट हो जाएगा? अली भाई, डिपेंड करता है ये, अलकायदा तो नहीं करती थी, लेकिन तालिबान ये ज्यादा करते हैं। सेकेंडरी फ्यूज, जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी ट्रिगर रखते हैं, रिमोट ट्रिगर होता है। हालांकि उसूलन, जो आपका उसूलन, इनके उसूल कहाँ सुनते हैं ये, लेकिन बाय ऑल मींस ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि वो जैकेट वाले के पास अपना ट्रिगर होता था, और वो जाके जहां उसने जाना है उसने जाके ट्रिगर दबा देना है। अब पीपल स्टार्ट चेकन आउट। तो इन्होंने अब क्या किया कि इन्होंने सेकेंडरी फ्यूज बनाने शुरू कर दिए। सेकेंडरी फ्यूज मतलब कि उन्होंने एक आदमी रिमोट लोकेशन पे कहीं और दूसरी जगह से उसको देख रहा है, उसके ये है, अब मैं भी नाम लेने वाला था, एक एक डिफरेंट तरह का ट्रिगर होता है, उसको रिमोट ट्रिगर कहते हैं। तो उसने रिमोट ट्रिगर रखा होता है, दे डोंट टेल दिस गाय, उसको नहीं पता होता कि उसके पास रिमोट ट्रिगर भी है, उसको नहीं बताते कभी भी ये बात। वो समझ रहा होता है कि मैं ही हूं जिसने जाके फटना है। तो अगर वो देख रहा है कि ये रुक रहा है किसी चेक पोस्ट पे या इज गोना बी प्रिवेंटेड, तो बिफोर ही ब्लास्टेड वो सेकेंडरी जो ब्लास्ट जो है वो कर देते। तो इवन अगर यू शॉट डाउन, अगर आपने गोली भी मार दी, यानी यू यू न्यूट्रलाइज कर दिया अपने टारगेट को, तो उसके बाद वो सेकेंडरी जो वाला है वो टारगेट को वो उसी वक्त उसको वो ब्लास्ट कर दे। एक तो उससे आपका वो बंदा जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो अरेस्ट हो गया, सो ही कैन ट्रेस बैक टू वट एवर आपने, कि जो भी जिन लोगों ने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, वो बता सकते हैं कहाँ पर है। अगर वो जख्मी है, उसको पेट में गोली लगी है, टांग में लगी है, ऐसे हुए वाकयात कि पेट में टांग में गोली लगी है, दे डिफ्यूज द बॉम्ब। और कई दफा ऐसा भी था कि पेट में टांग में लगी एंड लकीली यू टेक द जैकेट ऑफ, एंड आपने उसको कस्टडी में ले लिया, और उसके बाद उसको फिर जो डीब्रीफिंग होती है उससे पता किया। और ऐसे कई लोग हैं तौबा ताइब भी हुए हैं पाकिस्तान में। हसन बिन सबा के जो फदाई थे और आज के ये जो दहशत गर्द हैं, इनमें क्या फर्क है?
कौन से ज्यादा आप कह लेंगे डेंजरस हैं, शातिर हैं, जो पकड़े नहीं जाते? अली भाई, पकड़े तो कोई से भी नहीं जाते। डेंजरस जो है, ऑफ कोर्स डेंजरस वो होता है जो सबसे खतरनाक वाला वही है जो मोर डैमेज करता है। तो आज के दौर के ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो सुसाइड बॉम्बर थे वो एक छुरी होती थी, सिंगल नाइफ, बूम बूम बूम, दे गो इन, दे स्टैब, एंड ऑफ द स्टोरी, दे गो आफ्टर वन इंडिविजुअल टारगेट और उसको न्यूट्रलाइज करते थे। अभी आज वाले जो हैं, दे गो आफ्टर, जब ये बॉम्ब फटता है तो नाइफ वर्सेस अ बॉम्ब, तो नाइफ से ज्यादा खतरनाक होती है बॉम्बिंग। ऑल दो दोनों के लिए एक कैटेगरी है कि दोनों ने जन्नत में जाना है। तो मैं एक आखिर में लतीफ़ा सुनाऊंगा, उस पर एंड कर दीजिएगा आप। तो दोनों ने जाना है, तो ऑफकोर्स जिसके पास ज़्यादा मवाद है वो ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि ही इन्फ्लिक्ट द मोर डैमेज, चाहे वो सिविल पॉपुलेशन। मैं हमेशा एक बात का कायल नहीं हूँ बोला उसने टारगेट हिट नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इंसानी जान होती है। अली भाई, ये इट्स अ ट्रू स्टोरी। इसको लोग अपने वर्जन बना के पेश करते हैं, लेकिन आई विल टेल यू द रॉ वर्जन ऑफ इट। एक अफगानिस्तान में ये हुआ कि एक सुसाइड की एक जगह थी, वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ अरब मास्कर के अंदर। वहीं पर उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था। तो उस सेंटर के अंदर ये वाकया हुआ और उन्होंने डेट गॉट हिट बाय अ ड्रोन। तो वो आदमी जो था, जो वहाँ पे वो पठान था, उसको अरबी अरबी तो आती नहीं थी, वो वाहिद एक इनके पास आदमी था जो पठान था। तो उसको ये शेल्टर गिरा, इमारत ढह गई, वो बेहोश हो गया। ही थॉट ही डाइड, वो समझा मैं मर गया हूँ। अरबों ने उसको निकाल के अस्पताल पहुंचा दिया एक जगह पर। और अफगानिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान के इलाके, किसी बॉर्डर इलाके में उन्होंने उसको पहुंचा दिया। अब वो बेचारा, जब उसकी आंख खुली है तो ही थॉट कि वो जन्नत में है, क्योंकि वो काफूर की जो खुशबू जैसी आती है काफूर के अस्पताल में, पता है एक केमिकल की स्मेल जैसी होती है, वाइट दीवारें, नर्सें हैं वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए। तो वो उसकी तरफ जैसे ही वो होश में आया तो उसकी तरफ बड़ी भागी हुई। वो समझा जन्नत, ये हूरें मुझ पे मेरी तरफ आ रही, बोलता बस वाहिद 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 वाहिद। बोले एक एक करके आना, एक एक करके आना। वो समझा कि सारी जो हूरें हैं उस पे एक साथ आना चाह रही हैं। उसको तो यही था ना कि मैं अभी हूरों के पास जाऊंगा। तो उसने चिल्ला, वाहिद वाहिद वाहिद, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। सो दिस इज देयर माइंड सेट अली भाई। हाउ कैन यू फाइट दिस माइंड सेट?